गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साय में धूप, जो साहित्य में रचित है, उनका साहित्य में रचित है, जो उसके में से गज़ल जो आपके सिलेबस में दी गई है, आज उसको पढ़ेंगे बेटा। गज़ल एक प्रकार से उर्दू का शब्द है बेटा, जिसमें बहुत गहरे शब्द और उनके अर्थ छिपे होते हैं बेटा। साय में धूप का मतलब है, साय का मतलब छाया के अंदर किस प्रकार से धूप का निकलना बेटा। ठीक है, तो उससे पहले हम दुष्यंत कुमार के बारे में जानना चाहेंगे। दुष्यंत कुमार आधुनिक हिंदी साहित्य के महान गज़ल गायक और गीतकार हैं। उनका जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में हुआ था बेटा। उनका जो मूल नाम है वो दुष्यंत नारायण था। इनकी आरंभिक जो शिक्षा है वो इलाहाबाद में हुई। वहीं से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आरंभ में साहित्य की परिमल की गोष्ठियों में भाग लेते रहे हैं। परिमल एक प्रकार का वो समूह था जिसमें आमतौर पे हिंदी के जाने माने साहित्यकार पत्र पत्रिकाएं लेखन में कार्य करते थे और उस समूह में बहुत से लोग जुड़े होते थे। उसके बाद वे कुछ समय के लिए नए पत्ते नामक पत्रिका से भी जुड़े। आकाशवाणी विभाग में भी इन्होंने कार्य किया और 1975 में इस गज़ल गायक की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई थी बेटा। इनकी रचनाएं हैं आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और साए में धूप। और इनका जो प्रमुख नाटक रहा है बेटा वो है एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई इनका प्रमुख नाटक रहा है बेटा। ठीक है, तो उन्होंने इसके अंदर समाज की जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी जो रूढ़ियाँ थी, परंपराएं थी, उनका उजागर किया है और साथ में अनेक परंपराएं और अंधविश्वासों का भी विरोध किया है। एक कंठ विस्पाई जो इनका नाटक था बेटा। और आपके सिलेबस में जहां इन्होंने जो गज़ल दी गई है वह है उनके गज़ल संग्रह जो साय में धूप है, उससे ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई शीर्षक या नाम नहीं दिया गया है। केवल उनका साहित्य गज़ल संग्रह है साय में धूप, और उसमें से ही जो है उसमें से ही कुछ गज़लों को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। गज़ल के बारे में बताया बेटा कि गज़ल एक ऐसी विधा होती है, ठीक है, जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं। और मुकम्मल का मतलब होता है जो सही तरह से हो बेटा, मुनासिब हो, जो उपयुक्त हो, जो उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती है। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का मिजाज और उसका निर्वाह, जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है लास्ट में। ठीक है, हर एक घर के लिए ये इस प्रकार से तुक मिलता है। उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में दूसरी जो पंक्ति है बेटा, उस तुक का निर्वाह होता है। जैसे यहाँ शुरुआत में तो दोनों का लास्ट में मिला, लास्ट फिर आगे जब हम
इसमें जाएंगे तो बेटा देखना, इसमें दूसरी जो लाइन है वहाँ जा कर के उम्र भर के लिए, हम सफ़र के लिए, नज़र के लिए, असर के लिए, इस बहर के लिए। तो इस प्रकार से क्या हम देखते हैं कि इससे कर्म व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती है बेटा। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है बेटा। केंद्रीय भाव नहीं होते हैं, इन्हें जैसे तैसे जोड़ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मन स्थिति पर लिखी गई जान पड़ती है बेटा। एक खास तरह की जो स्थिति है वो दर्शाना चाहता है दुष्यंत कुमार जी। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने की और विकल्प की तलाश की मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। ठीक है, एक तो राजनीतिज्ञों की जो बात होती है बेटा, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो समाज में लोगों को जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और फिर अपना मतलब निकाल के और पूरे 5 साल तक वो लोगों की तरफ देखते भी नहीं उसे। और विकल्प, अपने जीवन में जो विकल्प होता है बेटा, उसे ढूंढने के लिए मनुष्य को जो उत्साहित करने का केंद्रीय बिंदु है गज़ल, इसमें वो है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है बेटा। तो अब हम इस गज़ल का पहला जो शेर है बेटा वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले शेर में क्या बताया है बेटा कि किस प्रकार से दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में शहर नहीं शहर के लिए बेटा। अर्थात राजनेता जो लोग होते हैं बेटा, राजनीति से जुड़े जो लोग होते हैं, वे चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं बेटा, झूठे वादे करते हैं और फिर पीछे उनकी फिर पोल खुलती है बेटा। पोल खोलने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि पहले चुनावों से पहले वे जब गांव में आते हैं, लोगों से तरह तरह के क्या करते हैं बेटा, वादे करते हैं। कहाँ तो तय था, वे कहते थे कि सत्ता प्राप्त करने के बाद चिरागा हर घर के लिए, कि सत्ता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक घर में रोशनी का प्रबंध कर देंगे। चिराग माने रोशनी होती, चिरागा बहुवचन के रूप में यहाँ लिया है। ये दूसरी लाइन में चिराग जो हो एक वचन के रूप में बेटा, चिरागा रोशनी के लिए। कि कहाँ तो तय था, तय था का मतलब मंजूर था, या वो कहते थे कि चिरागा हर घर के लिए, प्रत्येक घर के लिए रोशनी हम देंगे, प्रत्येक घर में हम रोशनी देंगे बेटा। फिर क्या कहा, कहाँ चिराग में शहर नहीं शहर के लिए। लेकिन चुनाव के बाद सामान्य व्यक्ति के घर की भी क्या बात करनी है। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं कि वहाँ एक दीपक जलता हुआ दिखाई भी नहीं देता है पूरे शहर में। पूरे शहर के लिए भी एक दीपक नहीं है। ठीक है, तो ये कहा है कि मैसर का मतलब होता है उपस्थित है बेटा। ठीक है, वो मौजूदगी नहीं है। कहाँ चिराग नहीं है, कोई भी चिराग रोशनी कोई कहाँ कहीं रोशनी नहीं है। उपस्थित, मैसर माने उपस्थित या हाजिर या मौजूदगी शहर के लिए। पूरे शहर में ही रोशनी मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। जबकि वो तो उन्होंने तो वादा क्या किया था बेटा कि क्या कहा था कि जनता के सामने उन्होंने लंबे चौड़े जो वादे किए थे कि हम हर एक घर में दीपक जलाएंगे, रोशनी पहुंचाएंगे। और लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद वे उन वादों को भूल जाते हैं और अपना घर भरने में लगे रहते हैं। लोगों को छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है बेटा, क्योंकि वे जो हैं बेटा उन वादों को भूल जाते हैं और अपना घर भरने के लिए लग जाते हैं बेटा। तो ये कहा है कि कहाँ तो तय था, तय का मतलब मंजूर था बेटा, और ये था कि भाई हम पहुँचाएंगे। चिरागा माने रोशनी, हर एक घर के लिए माने हर घर में क्या करेंगे बेटा, रोशनी का प्रबंध करेंगे। लेकिन अब कवि ये जो गजल का गायक है बेटा, गजलकार है दुष्यंत कुमार जी, उन्होंने उस पर कटाक्ष किया है और उनके वादों को याद दिलाने के लिए कि अब पूरे शहर के लिए भी एक दीपक जो है उपस्थित नहीं है।
यहाँ चिराग एक एक वचन के लिए, चिराग माने दीपक, एक भी दीपक है। और यहाँ हर एक घर का मतलब है यहाँ बहुवचन के रूप में प्रत्येक घर में क्या देंगे, वो दीपक जलाएंगे, रोशनी करेंगे। तो इसी प्रकार से कहा है। दूसरा देखना बेटा, यहाँ पर जो है राजनीतिक स्थिति पर करारा व्यंग्य किया है। और इन गजलों में बेटा ध्यान रखें कि उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का सफल प्रयोग हुआ है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, ठीक है। दूसरी जो गजल है बेटा, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। देखना कि इससे में कवि स्पष्ट करता है कि सुख और सहारा देने वाले व्यक्ति ही दुख का कारण बन जाते हैं, अर्थात जो सुख देते हैं बेटा। क्या कहा है कि जो दरख्तों के नीचे हमें धूप, साए माने छाया में भी धूप लगती है। देखना कि दरख्तों के नीचे छाया मिलती है हर प्राणी को, हर जीव को बेटा। लेकिन कवि कहता है कि नहीं, अब यहाँ क्या लगने लगा है, धूप लगने लगी है और यहाँ से अब हमें चला जाना चाहिए। अर्थात जो सुख, जहाँ सुख हमें प्राप्त मिलता था, जहाँ हमें छाया मिलती थी, वहीं अब धूप लगने लगी है का मतलब कष्ट होने लगा है, पीड़ा होने लगा है। कवि कहता है कि पेड़ों को हमने इसलिए लगाया था यहाँ दरख्तों के साए में भी कि हम धूप से बच सकेंगे। तो यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, हम धूप से बच सके इसलिए हमने दरख्तों का, पेड़ों को लगाया था। लेकिन आज तो उन पेड़ों की ही छाया में हमें धूप लगने लगी है। अब तो हमें इन दरख्तों या पेड़ों के नीचे जो छाया के लिए लगाए थे बेटा, उनमें भी धूप लगने लगी है। अब तो यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, चलो यहाँ से चले, अर्थात अब यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। कवि का जो कहने का भाव है उम्र भर के लिए का मतलब है हम इस स्थान को ही छोड़ दें। तो कहने का जो भाव है यह है कि हमने राजनेताओं को वोट तो किस लिए दिया था कि वो हमारे को सुख सुविधा प्रदान करेंगे। पेड़ पौधों का जो उदाहरण लिया है उन्होंने, वो इसलिए कि भाई सुख सुविधा उन्हें मिल सकेगी। क्योंकि हम पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं बेटा, कि प्रत्येक जीव को बैठने के लिए आसरा मिले, प्रत्येक प्राणी को छाया दे सके, ठीक है, साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी मिलती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड का वो जो है को खींचता रहे, उन्हें सोखता रहे। लेकिन यहाँ दरख्तों का मतलब, पेड़ों का मतलब बेटा उन राजनीतिज्ञों से है कि हम राजनीतिज्ञों को, जो बड़े बड़े नेता हैं, राजनेताओं को वोट इसलिए देते हैं कि वो हमें सुख सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन अब ये राजनेता क्या है बेटा, हमारे लिए दुख का कारण बन गए हैं। इसलिए कभी जो गजल गायक है बेटा वो कहना चाहता है कि यहाँ से अब हमें चले जाना चाहिए उम्र भर के लिए, अर्थात हमें इनका साथ छोड़ देना चाहिए। तो क्या बेटा, दरख्तों माने पेड़ों को, पेड़ों के में भी हमें साए माने छाया, धूप लगती है, जहाँ छाया हो अर्थात सुख का आभास हो, वहाँ भी उन्हें अब दुख होने लगा है बेटा। तो पेड़ों को क्यों लगाया जाता है बेटा, हमें छाया प्रदान करें, हमें सुख सुविधा मिले, ठीक है। और अब वो वहाँ से भी चला जाना चाहता है क्योंकि वे पेड़ ही उनके दुख का कारण बन गए हैं। और पेड़ों का जो उदाहरण दिया है वो राजनेताओं से है बेटा। राजनेताओं को भेजा तो, बनाया तो इसलिए था बेटा कि वो हमें सुख सुविधा प्रदान करेंगे, अर्थात हमें जो है छाया प्रदान करेंगे, जिस प्रकार से पेड़ देते हैं। लेकिन अब पेड़ों के नीचे जो है वो भी धूप लगने लगी है, तो इसका मतलब कि वे ही राजनेता उनके दुख का कारण बन गए हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाना चाहता है उम्र भर के लिए, का मतलब है जीवन भर के लिए उन्हें छोड़ देना चाहता है। अगली जो गजल है बेटा, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है हम सफ़र के लिए। जो इस गजल में बेटा दुष्यंत कुमार जी ने क्या कहा है कि उन लोगों के बारे में जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समझौता कर लेते हैं बेटा, ठीक है। कई बार आप देखते हैं कि जिनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता है तो वे सर्दी में से बचने के लिए अपने पैरों को पेट के बल कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वे परिस्थितियों के अनुसार ढलना जानते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जब पैरों को हम पेट से सटा लेंगे तो अवश्य ही हमें कुछ सर्दी से राहत मिलेगी। और वे उस सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं हैं तन पे, उनके शरीर पे, ओढ़ने के लिए भी और पहनने के लिए भी,
तो यहाँ उनको कहा गया है बेटा, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने अपने आप को ढाल लेते हैं बेटा, परिस्थितियों में भी, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। तो कुछ लोग उचित सुविधाएं न मिलने पर विरोधी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेते हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ कहा गया है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। लोगों को पहनने के लिए कमीज नहीं मिलती है तो बेटा वह पाँव से पेट को ढक लेते हैं, ठीक है। कई बार आप देखते हैं नंगे बदन बच्चों को, जब धूप लगती है तो ना, जब उनको सर्दी लगती है तो बेटा क्या करते हैं, वो अपने पाँव को पेट में के साथ में लगा लेते हैं। तो क्या कहा है कि वह पाँव से अपने पेट को ढक लेते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसी कठिन यात्रा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं, तैयार हैं, ठीक है, हम सफ़र के लिए, अर्थात तैयार हमेशा साथ रहते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसी कठिन यात्रा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो व्यक्ति अपने आप को जो ढाल लेता है वो हर कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को तैयार कर लेता है, और कोई भी सफ़र हो, कोई भी यात्रा हो, वह अपने आप को तैयार कर लेता है। कवि के कहने का जो भाव है वो ये है बेटा कि यदि आज के युग में लोग अभावों का सामना करने में भी आदी हो चुके हैं, अर्थात जो अभाव होती है, कमी होती है बेटा, ठीक है, उसमें भी क्या कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। अभाव में भी का भी सामना करने के अभ्यस्त या आदी हो गए हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब सोच लिया है कि भाई चलो राजनेताओं को तो बना दिया है, अब वे हमें जो है कोई सुख सुविधा प्रदान नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो वे क्या करते हैं बेटा, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं, ठीक है। उनके पास चाहे कितने ही साधन हों, जितने भी साधन होते हैं उन्हीं में अपना जीवन यापन कर लेते हैं, करते रहते हैं। सीमित साधनों के बावजूद जीवन यापन करते रहते हैं। और उन्होंने कहा है दुष्यंत कुमार जी ने कि ऐसे लोग ही जीवन यात्रा के लिए उचित होते हैं बेटा, वे अपने आप को ढाल लेते हैं बेटा। तो ये कहा है बेटा उन लोगों के बारे में जो कठिन परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समझौता कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल के लिए, अपने सफ़र के लिए बेटा, ठीक है। तो ये देखना किस प्रकार से कहा है कि पहले तो राजनेताओं के ही बारे में तकरीबन ये यहाँ पर आता है कि क्योंकि राजनेताओं को हम चुनाव आते ही फिर हम उसी तरह से उनके पीछे हो लेते हैं कि चलो उन्हीं को वोट देंगे, इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को अभ्यस्त बना लिया है, आदी बना लिया है, और वो इसी कारण से क्या करते हैं, उनके पीछे हो लेते हैं, और फिर लोग उन्हीं को दोबारा से क्या दे देते हैं, वोट दे देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमने एक आलेख में लिखवाया है बेटा कि जो यमुना तट के किनारे लोग बसे होते हैं वे क्या करते हैं, उन्हें कोई सुख सुविधा प्रदान नहीं होती है। केवल 5 साल में लोग जो हैं या राजनेता जो लोग होते हैं वे केवल उनके पास वोट लेने के लिए जाते हैं और बाद में उन्हें भूल जाते हैं। तो फिर ये भी यही दर्शाया है कि वो अपनी कठिन परिस्थितियों के अनुसार, अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये 3 जो गज़ल हमने पढ़ाई हैं, आज जो 3 गज़ल हमने पढ़ाई हैं बेटा, इसमें ये दर्शाया गया है कि पहली में तो आपने देखा कि चुनावों में हमारे नेता तरह तरह के जो वादे करते हैं, वे कहते हैं कि सत्ता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक घर में हम रोशनी पहुंचा देंगे, रोशनी का प्रबंध कर देंगे। लेकिन चुनाव के बाद वे सब कुछ भूल जाते हैं, अपने वादे भूल जाते हैं, और सामान्य व्यक्ति के घर की बात तो क्या, बल्कि पूरे शहर के लिए भी एक चिराग कहीं दिखाई नहीं देता है, पूरे शहर में एक दीपक जलता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जो कहने का भाव है कवि का वो यही है कि चुनाव के समय लोग जनता के सामने जो लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों को वे भूल जाते हैं और अपना घर भरने में लग जाते हैं। लोगों को छोटी मोटी जरूरत के लिए भी क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। दूसरे में क्या बताया था कि पेड़ों के बारे में, और उन पेड़ों का उदाहरण बेटा किसके लिए दिया है, राजनेताओं के लिए। पेड़ों को हमने इसलिए लगाया था कि हमें धूप से बचाव मिलेगा, धूप से हम बच सकेंगे।
लेकिन आज तो उन वृक्षों की छाया में भी क्या लगने लगी है, धूप लगने लगी है। अर्थात राजनेताओं को क्या किस लिए बेटा वोट दिया था कि हमें सुख सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन अब ये राजनेता ही हमारे दुख का कारण बन गए हैं। हमें दुख होता है उन लोगों से, दोबारा से बात जब हम करते हैं तो वे मुकर जाते हैं। तो ये बताया है बेटा, ठीक है। और वो कहते हैं कि अब यहाँ से हमें चले जाना चाहिए, अब तो यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, उम्र भर के लिए, मतलब जीवन भर के लिए वहाँ से चला जाना चाहिए, इन राजनेताओं से दूर कहीं चला जाना चाहिए। फिर इसमें क्या कहा है तीसरे गजल में बेटा कि कुछ लोग उचित सुविधाएं न मिलने पर विरोधी जो परिस्थितियां होती हैं उनसे समझौता कर लेते हैं। यदि इन लोगों को पहनने के लिए कमीज नहीं मिलती तो यह पाँव से अपने पेट को ढक लेते हैं। इस प्रकार के लोग कठिन यात्रा के लिए उचित होते हैं, तैयार रहते हैं, सदैव रहते हैं तैयार। कवि के जो कहने का भाव है कि आज के युग में लोग अभावों का सामना करने के आदी हो चुके हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि उनके पास कमीज नहीं है तो शरीर को ढकने के लिए, सर्दी से बचने के लिए अपने पैरों को पेट से सटा लेते हैं। तो इसलिए सीमित साधनों के बावजूद भी वे जीवन यापन करते रहते हैं। ऐसे लोग ही जीवन यात्रा के लिए उचित होते हैं, वे जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इन तीनों के आधार पर बेटा छोटे प्रश्नों को नोट करेंगे आप रफ कॉपी में। साए में धूप कविता के कवि का क्या नाम है? साए में धूप जो कविता है बेटा, या जो गजल है, गजलकार हैं, उनका क्या नाम है? अगला प्रश्न है साए शब्द का क्या अर्थ है? साए शब्द का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न है चिराग किसका प्रतीक है? चिराग किसका प्रतीक है? ठीक है बेटा, कहा था चिरागा हर एक घर के लिए चिरागा, अर्थात जीवन में हम विकास कराएंगे, इस तरह के बड़े बड़े वादे वो जो करते हैं। आगे है दरखत किस भाषा का शब्द है? दरखत जो है वो किस भाषा का शब्द है, जो दूसरी गजल में आया है बेटा। दरखत किस भाषा का शब्द है? पाँव से पेट ढक लेंगे शब्दों में किस और संकेत किया गया है बेटा? पाँव से पेट ढकना वो किस और संकेत किया गया है? अगला है कवि ने किस सफ़र की ओर संकेत किया है? कौन सा सफ़र? हम सफ़र के लिए का मतलब है जो जीवन में आगे भी, क्योंकि ये हर 5 साल में बदलते रहते हैं, इनके लिए कहा गया है। तो कवि ने किस सफ़र की ओर संकेत किया है? ठीक है। अगला प्रश्न है दुष्यंत कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दुष्यंत कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? और अगला प्रश्न है कवि किन लोगों की पोल खोलता है? कवि किन लोगों की पोल खोलता है? तो ये प्रश्न बेटा आप रफ कॉपी में नोट करेंगे और इन 3 गजलों के आधार पर ही इनके उत्तर देंगे। और दुष्यंत कुमार का जो जीवन परिचय है उसको ध्यान से पढ़ करके इनके उत्तर देंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, ओके।